जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद हमने बात करी थी कि अगले टर्न पे जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन के, जिससे अच्छी तरीके से हमें नर्स्ट इक्वेशन समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज जो हम लोगों ने ड्राइव करे थे पिछले लेक्चर में, उनको एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए और हम आसानी से न्यूमेरिकल्स लगा सकें। राइट, आइए देखिए, एक तो फार्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। दूसरा इसी के साथ हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक। ई सेल इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। एक ये फार्मूला पढ़ा था। साथ ही एक और था, इसको जब हमने, ये तो सॉल्व्ड है, सॉल्व करने के बाद ये निकला था, और ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 क्यू। इतने फार्मूलाज के आधार पर हम नर्स्ट इक्वेशन के सवाल या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये हमने लोगों ने पिछले टर्न पे ड्राइव किया था, जहाँ पर एफ आप लोग जानते हैं। एफ क्या है? 96,500 कूलाम, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश। एक फैराडे होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश। देखिए यहाँ पर ई नॉट और ई नॉट से तात्पर्य जहाँ पर भी नॉट लगा हुआ है, जहाँ पर भी नॉट लगा हुआ है उसका मतलब है मानक परिस्थितियों, यानी कि एसटीपी पर वैल्यू है। अगर ई नॉट है तो ई नॉट सेल का मतलब है एसटीपी पर सेल का विभव, और ई का मतलब है सामान्य परिस्थितियों में सेल का विभव। एसटीपी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? एक एटमॉस्फेयर दाब होता है, टेम्परेचर आपका होता है 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और सांद्रता कितनी होती है? 1 मोल। इतनी चीज़ें हमने लोगों ने पिछले टर्न में पढ़ी थी। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्न में पढ़ी थी। तो देखिए समझ में आ गया। डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट मानक अवस्था में गिव्स फ्री एनर्जी है। ई सामान्य अवस्था में सेल का विभव है। ई नॉट मानक अवस्था में सेल का विभव है। इन्हीं के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जिससे हमें नर्स्ट इक्वेशन और सेल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो क्या आप तैयार हैं लगाने के लिए? राइट, ठीक है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ये सवाल है हमारे पास, 298 केल्विन ताप पर दिए गए सेल का हमें ईएमएफ, सेल का विभव निकालना है, और ये हमारा सेल का रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया गया है। निकेल इलेक्ट्रोड को निकेल आयन के विलयनों में डाला गया है, डुबोया गया है, जिसकी की मोलर सांद्रता 0.01 m है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमारा बना हुआ है उसमें सिल्वर की रॉड को सिल्वर आयन के विलयनों में डुबोया गया है, जिसकी की मोलर सांद्रता 0.1 m है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद इन्होंने दिया है निकेल इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। ई नॉट क्या प्रदर्शित कर रहा है? निकेल इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, वो दिया है -0.25 वोल्ट। और दूसरा दिया है इन्होंने सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। क्या दिया है? सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया है, और वो दिया है 8 वोल्ट। राइट, सॉरी, ये 8 वोल्ट नहीं है, ये 0.8 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट। ये
सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया गया है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, सेल का विभव, सेल का विभव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेल की समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन, सेल समीकरण सबसे पहले लिखेंगे। तो सेल समीकरण क्या होगी, यहाँ से लिखते हैं निकिल का निकिल आयनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसकी किसके साथ, सिल्वर आयनों का सिल्वर में अपचयन हो रहा है। Ni2 प्लस Ag। ठीक, इसकी मोलर सांद्रता, ये सॉलिड है और ये एक्वस विलयन में है, जिसकी की मोलर सांद्रता इतनी दी गई है 0.1 मोल। इसी प्रकार से ये एक्वस है विलयन में, इसकी भी मोलर सांद्रता दी गई है 0.01 मोल। ठीक, अब इस समीकरण को थोड़ा सा बैलेंस करके लिखेंगे। यहाँ पर 4 अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर के में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा सेल समीकरण हो गया। अब सेल विभव निकालने के लिए नर्स का समीकरण क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Q। राइट, ये नस्ट इक्वेशन है जिसकी सहायता से हमें सेल का EMF यानी कि सेल का विभव निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम Q को निकाल लें और ई नॉट सेल यानी कि मानक अवस्था में सेल का विभव निकाल लें। तो मानक अवस्था में सेल का विभव क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, पहले काय को लिखेंगे, कैथोड का और फिर एनोड का। तो कैथोड कौन है इसमें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है एनोड और राइट हैंड साइड पे क्या होता है कैथोड। तो ई नॉट सिल्वर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। ठीक है, पहले काय का लिखेंगे, सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है, और हमारा निकिल जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरीके से कार्य कर रहा है, माइनस ई नॉट निकिल इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेंगे, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख के निकाल लेंगे। तो ये आएगा 0.80 माइनस 0.25। ठीक, इसको जब हम सॉल्व कर लें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 50.1 ये प्लस का आ जाएगा। ये सेल का हमारा मानक सेल विभव आ गया, ये सेल का मानक विभव आ गया वोल्ट में। ठीक, अब Q की वैल्यू क्या होती है, देखिए Q बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी उत्पादों का सांद्रण बटे अवकारकों का सांद्रण। तो उत्पादों में अगर हम समीकरण को देखें तो एक तो इसका रखना है और एक सिल्वर का रखना है। देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है, यूनिट होता है, मोलर सांद्रण ठोस अवस्था में यूनिट मानते हैं, तो इसका हम क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे। निकिल का और सिल्वर का ठोस अवस्था में जो मोलर सांद्रण होगा वो इकाई मानेंगे। ठीक, तो हम इनका रखेंगे, तो क्या रखेंगे, निकेल आयन का मोलर सांद्रण, क्योंकि ये उत्पाद की साइड में है, और सिल्वर आयन का मोलर सांद्रण। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम वैल्यू रख दें। देखिए निकिल का मोलर सांद्रण दिया गया है, यहाँ से कितना दिया है 0.01 डिवाइडेड बाई सिल्वर का कितना दिया है 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये Q की वैल्यू और ये सेल के मानक विभव की वैल्यू, मानक अवस्था में जो विभव निकला है सेल का, ये वैल्यू दोनों हम इस नट्स समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ई सेल बराबर
ई नॉट सेल कितना आया है 1.05 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीकरण अपचयन की रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ से भी दिख रहा होगा, देखिए निकल से 2 या सिल्वर से 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे log 1, Q की वैल्यू यहाँ से 1 रख देंगे, ठीक। तो जब Q की वैल्यू 1 रख देंगे तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो देखिएगा ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 0, राइट। जब log 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमारा सेल का जो विभव है वो 1.05 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए ये एक और सवाल है, इसमें पूछा गया है कॉपर का मानक अपचयन विभव प्लस 0.034 वोल्ट है। यदि कॉपर धातु जो है 0.1 मोल सांद्रता के Cu+2 आयनों के संपर्क में हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। Cu का, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, इस सवाल को हमें लगाना है। तो देखिए नस्ट इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, नस्ट इक्वेशन के अनुसार हम लिखेंगे काहे का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, हमें कॉपर का सामान्य अवस्था में अपचयन विभव निकालना है। तो इसको तरीके से लिखेंगे Cu का अपचयन विभव हमें निकालना है इक्वल टू मानक अवस्था में Cu का अपचयन विभव माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10, और इधर पे क्या है कॉपर है तो एक ही इलेक्ट्रोड है तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे कॉपर की आयन की मोलर सांद्रता हो जाएगी, ठीक है। ये नस्ट इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, देखिए कॉपर का मानक अपचयन विभव इन्होंने हमें दे दिया है और उसकी क्या दे दी है, कॉपर आयन की सांद्रता दे दी है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे, बहुत आसान है ये, इसको आप लगाएंगे, एक बार देखिए समझिए, फिर उसके बाद रिवाइज करिए और इसी के जैसे और सारे एग्जाम्पल्स लगाइए। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं तो पीछे के जो लेक्चर्स हमने दिए हैं, जो लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं, उनसे एक बार आप रिकनेक्ट करके आइए, उनको एक बार रिवाइज करके आइए, फिर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और ये बोर्ड के पूछे हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया, सॉरी इसका दिया गया है 0.034 वोल्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, ये 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट ये दिया गया है हमें, माइनस 0.059। यहाँ पर कॉपर के अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, लॉग इसका बेस 10 ही है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर कॉपर की मोलर सांद्रता 0.1 दी गई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू यहाँ से दशमलव हटाकर यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे और शून्य बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1,
तो देखिए 0.34 माइनस, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 0.0495, 0.0295, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब ये घटा देंगे हम, तो घटाइए, इधर 0 में से 5 गए 5 आ जाएगा, फिर 9 में से 9 गए 0, फिर 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 के 3 वोल्ट। बताइए, है हलवा? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया सामान्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? सामान्य अवस्था में। ये जो दिया गया था ये मानक अवस्था में था। इस तरीके से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। 2 हो गए हैं, 2 सवाल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखिए एक और ये सवाल है आसान सा, सेल का ईएमएफ ज्ञात करिए। सेल का सामान्य परिस्थिति में विभव पूछा गया है, दिया गया है मानक परिस्थिति में सेल का विभव 1.05 वोल्ट है। साथ ही साथ हमको सेल समीकरण दी गई है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सेल का विभव सामान्य परिस्थिति में, ई सेल हमें निकालना है। तो ई सेल नष्ट इक्वेशन अगर हम इस समीकरण के लिए लिखेंगे तो होगा जाके ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस, आप 10 मान के चलिए इसको, निकेल आयन का सांद्रण डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन का सांद्रण Ag प्लस। देखिए जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। ई सेल की वैल्यू इन्होंने दी है 1.05 वोल्ट, तो 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एन आई की ऑक्सीकरण संख्या 0 से 2 हो रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो हम एन की वैल्यू कितना रख देंगे 2 लॉग। निकेल की मोलर सांद्रता हमें दे रखी है इन्होंने समीकरण में, वो है 0.16 डिवाइडेड बाई, और सिल्वर की मोलर सांद्रता भी इन्होंने दे रखी है 0.002, जिसका कि हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁴ आ जाएगा। 4 × 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लॉग की वैल्यू रखनी है, इसको सॉल्व करना है और इसमें से घटा देना है, तो हमारा सामान्य परिस्थिति में सेल का विभव आ जाएगा। चूँकि आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं, गणित भी लिए होंगे बहुत सारे, अदरवाइज़ 9th और 10th में तो मैथ रहा ही होगा। तो ये जब सब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 0.914 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जिसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस वैल्यू में से घटा देंगे। ठीक, राइट। चलिए देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और ये सवाल है, जिंक की छड़ को इतने मोल सांद्रता के 0.1 मोल सांद्रता के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। यदि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना है तो जिंक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने ना तो ऑक्सीकरण विभव कहा है ना अपचयन विभव कहा है,
लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग हमने क्या मानना है, हमें हमेशा अपचयन विभव के रूप में मानना है और अपचयन विभव के रूप में ही लिखना है। ठीक है। जिंक को जब हम जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है। काय की क्रिया होने लगती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है। लेकिन हमें क्या करना है, अपचयन निकालना है। तो हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, हम लोग सेल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, जिंक को हमने डाला काय में, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो Zn2+ इज इक्वल टू, इसकी मोलर सांद्रता कितनी है, 0.1 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसका अपचयन काय में हो गया, जिंक धातु में हो गया। राइट। हालांकि ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मानक अपचयन विभव लिखा है, पूछा गया है। हालांकि इस अभिक्रिया में ये बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीकरण, लेकिन हमें रिएक्शन काय की लिखनी है, अपचयन की। क्यों? क्योंकि हमें सेल का अपचयन विभव निकालना है, हमें सेल का अपचयन विभव निकालना है। सो देखिए सेल का अपचयन विभव क्या होगा, जाके ई जिंक का अपचयन विभव सामान्य अवस्था में इस तरीके से लिखेंगे, Zn2+ Zn, और यहाँ पर लिखेंगे E0 मानक अपचयन विभव, Zn2+ Zn माइनस 0.059 बटे n और log 1 जिंक आयनों का सांद्रण। ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिख लिया। यहाँ पर मानक अवस्था में हमें जिंक इलेक्ट्रोड का विभव दिया गया है -0.76 वोल्ट -0.059 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, लॉग जिंक की मोलर सांद्रता कितनी दी गई है, 1, तो 1 बटे 0.1 होगा, जाके 0.1, ठीक है, 0.1 होगा। तो यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, इसको हम हटा के क्या कर दे रहे हैं, सीधे डायरेक्ट log 10 करे दे रहे हैं। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर -0.76 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 0.0295 इंटू log 10 की वैल्यू होती है भैया 1। तो ये वैल्यू का इसमें गुणा करेंगे तो -0.76 माइनस 0.0295, इसको इसमें दोनों के चिन्ह समान है, ऋण है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये आएगा 5, 9, 2 and 6, 8, 7.0 माइनस वोल्ट। तो जिंक इलेक्ट्रोड का सामान्य अवस्था में जो विभव निकलेगा जाके वो निकलेगा -0.7895। अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अगर वास्तव में अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अच्छे वीडियोस मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है आपके सामने। देखिए, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मतलब ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है जिसका कि pH कितना है, 10 है। ऐसे विलयन में डुबोया गया है जिसका pH 10 है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रोड को उन्होंने हाइड्रोजन सांद्रता के ऐसे विलयन में डुबोया है जिसका pH वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है। क्या दे रखी है? pH। डायरेक्ट मोलर सांद्रता उन्होंने नहीं दी है।
तो हमने पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा है वो पढ़ा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है कि pH बराबर -log H प्लस, ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के नेगेटिव लॉग को pH कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर हो जाएगी 10 की पावर माइनस pH के। मतलब जो pH वैल्यू होती है वो 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से ये निकल के आया है, क्या आया है, 10 की ऋणात्मक घातों की संख्या जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बराबर होती है। हमारा काम यहाँ से हो गया। हमें क्या चाहिए थी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता चाहिए थी, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली क्योंकि pH हमें पता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो गई जाके 10 की पावर, pH दिया गया है 10 माइनस 10, ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक, अब तो काम आसान हो गया। अब क्या है, हमें केवल सेल का समीकरण लिखना है। तो सेल का समीकरण लिखिए, 2H प्लस कितनी सांद्रता निकली है, 10 की पावर माइनस 10 मोल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में। ठीक, ये काय में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन में। राइट, बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको क्या मान के चलते हैं, सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये प्लेटिनम के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है और ठोस हाइड्रोजन की तरीके से व्यवहार करती है। राइट, अब हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रोड निकालना है। तो उसके लिए नर्स समीकरण हम लिखेंगे। नर्स समीकरण क्या होता है, EH प्लस ऑब्लिक H2 सामान्य अवस्था में इज इक्वल टू मानक अवस्था में H प्लस H2, मानक अवस्था में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन सांद्रता का स्क्वायर समीकरण से। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट हो, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बात करिए, मैं दूर कर दूँगा। देखिए, अब मानक अवस्था में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है, सभी को पता है। इसी को तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के हम सबके वो निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो गया 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग हो रहा है। तो कितने हो गए, n की वैल्यू 2 हो गई, log 1/10 की पावर 10 माइनस की घात 2। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, भाग दीजिएगा इसका, कितना आएगा 0.0295 इंटू, या इसको ऐसे ही बने रहने दो, इसको सॉल्व ना करो तो आसान हो जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा लॉग, ये घातें ऊपर जाएंगी तो धनात्मक हो जाएंगी। देखिए 10 दूनी 20, घात पे घात का गुणा होता है, लॉग, और ये ऊपर जाएंगी तो धन का ऋण का धन हो जाएगा 20, तो ये धन की हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये 20 आगे आ जाएंगे इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने यहाँ पर उसको सॉल्व करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये 2 से 10 बार कट जाएंगे, केवल हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो
5-9 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आ गया। अब बताइए यहाँ पर इसमें कोई डाउट है? हमें क्या करना है, पीएच वैल्यू दी गई है, पीएच वैल्यू से हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकाल लेंगे। हमारा जो पूर्व ज्ञान है, जो कि हमने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो हमने पढ़ रखा था पहले से हमने पीएच वैल्यू पढ़ सकते। पीएच क्या होता है? किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की माप पीएच होती है। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल न्यूट्रल होता है, जितने उसमें H+ आयन होते हैं उतने ही OH-। ये हमारा पूर्व ज्ञान है, जिसके आधार पर हमें ये पता है कि H+ आयन सांद्रता 10 की ऋणात्मक घातों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने निकाल ली विलयन की जो H+ जिसमें डुबोया गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, उसकी हमने क्या निकाल ली, मोलर सांद्रता निकाल ली। मोलर सांद्रता निकालते ही हमारा काम आसान हो गया। अब हमने क्या करना है, केवल हमें समीकरण उसका लिखना है और उसके बाद नस्ट इक्वेशन लगाना है। और मानक अवस्था में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड वो 0 होता है, सबको पता है। और जब ये 0 रख दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो ढन आसानी से हमारा सब आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने नस्ट इक्वेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स का अभ्यास किया, और अधिक न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9219158680। आप उस पर कॉल करके मुझसे न्यूमेरिकल्स की सीट ले सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये सवाल नहीं आया, ये न्यूमेरिकल नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है चालकत्व। तो पहले जानते हैं कि चालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं, चलिए चालक पढ़ते हैं। एक तो है हमारा धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरा है हमारा विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, ये 2 चालक हमें पढ़ने हैं। थोड़ा सा कंपेयर कर लें। ये धात्विक चालक मोस्टली फिजिक्स से आया हुआ है। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब विद्युत की चालक होती हैं, और उनमें चालन काय की वजह से होता है। किसी भी मेटल के वायर में जो विद्युत का चालन होता है वो काय की वजह से होता है। विद्युत धारा काय की वजह से फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। काय की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण जब फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, तो जब धारा प्रवाहित करी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आवेश का संचार करने लगते हैं। यानी कि धातुओं में विद्युत धारा जो धात्विक चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अब विद्युत अपघटनी चालक में क्या होते हैं, विद्युत अपघट। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, विद्युत अपघट क्या होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर या गलित अवस्था में वो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं, धनायन में टूट जाते हैं और ऋण आयन में। जैसे नमक की अगर बात करी जाए NaCl, तो ये काय में टूट जाएगा अगर इसको हम जल में घोल दें। काय में घोल दें, जल में घोल दें, तो ये Na+ और Cl- आयनों में ये टूट जाएगा। Na+ आयनों में टूट जाएगा और Cl- आयनों में इसका वियोजन या आयनन हो जाएगा। और जब किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में हम इलेक्ट्रोड लगा के एक कैथोड लगा देंगे और एक एनोड लगा देंगे, और उसमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो उनमें क्या होगा कि Na+ आयन या जो धनायन होंगे वो चलेंगे कैथोड की ओर, और जो ऋणायन होंगे वो कहाँ चलेंगे, वो एनोड की ओर गति करने लगेंगे। तो इनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है किसकी वजह से, आयनों के अभिगमन की वजह से, आयनों के चलने से। बात समझ में आ गई। जो धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के गति करने की वजह से होता है,
और जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके जलीय विलयन में आयनों के चलने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, विघटन नहीं होता है, किसी भी प्रकार से विघटन नहीं होता है, और यहाँ पर विघटन होता है। मतलब यहाँ जो धातु है वो टूटती नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है, विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब जो धात्विक चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध किसकी वजह से होता है? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है ना, प्रतिरोध काय का होता है, जो विद्युत धारा बहती है उसके चलने का विरोध होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का विरोध होता है। कैसे? देखिए, जब हम कोई धातु की छड़ लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो सीधी सी बात है उसके मेटल के आयंस भी तो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, तो ये मेटल के आयन क्या होंगे, जब भी ये इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेंगे, फ्लो होने की कोशिश करेंगे, तो ये मेटल्स के आयन जो हैं वो क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको चलने में विरोध करते हैं, उनके चलने का विरोध करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से इनका प्रतिरोध काय की वजह से होता है, जो धात्विक चालक होते हैं उनमें धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में चलते हैं तो धारा बहती है, और उनका जो प्रतिरोध होता है उसमें धनायनों की वजह से प्रतिरोध होता है। और विद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध किस वजह से होता है? देखिए, इसका कारण है, देखिए इसमें क्या है कि जब ये चल रहे हैं तो Na+ और Cl- में ये टूट गया है। जैसे इसमें क्या है कि Na+ आयन में ये टूटा है, तो H2O के जो H+ और O- में जो निगेटिव सिरा होता है जल का, भाई जल में घोला गया तभी तो ये Na+ और Cl- में टूटा है, तो इसका निगेटिव सिरा जो H2O का है वो इसको क्या करता है, अपने आप जो H2O के जो कणु हैं, तो जो H2O के अणु हैं वो अणु क्या करते हैं, यहाँ पर Na को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये न केवल Na+ को आकर्षित करते हैं, न केवल धनायन को आकर्षित करते हैं, बल्कि ऋणायन को भी इनके H+ सिरे आकर्षित करने लगते हैं। अब जब H2O जो है, जो विलायक है, वो इनको जब आकर्षित करने लगेगा तो इनके चलने जो मूवमेंट हो रहा है Na+ आयन का कैथोड की तरफ, तो H2O के अणु क्या करते हैं, इसके चलने का विरोध करते हैं, यानी कि अपनी ओर ये आकर्षित करने लगते हैं। कहते हैं तुम मेरे पास रुक जाओ, इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज ना हो जाओ जाके। ठीक है, साथ ही साथ Na+ आयन और Cl- आयन, ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी चलने का विरोध करते हैं। ठीक है, और तीसरा कारण प्रतिरोध का होता है श्यानता। श्यानता यानी कि H2O के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो H2O के अणु भी आयनों के चलने का विरोध करते हैं, क्योंकि वो उनके बीच में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। अब H2O की श्यानता कम होती है, जैसे जैसे श्यानता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे विलायक गाढ़ा होता जाएगा, जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे हम ग्लिसरॉल ले लें तो वो और ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसकी श्यानता अधिक होगी, तो वो क्या करेगा, आयनों के चलने में और ज़्यादा विरोध उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये है धात्विक चालक, ये हैं विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से होता है, और विद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह जो होता है वो आयनों में बहने के कारण होता है, आयनों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने के कारण होता है। धन या ऋण आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, तो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं उनकी वजह से जो धनायन उत्पन्न हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करते हैं, जिससे यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक तो जो आयन आप टूटे हैं, वियोजित हुए हैं, वही आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। विलेय के जो आयन हैं, धनायन और ऋणायन, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी उनके चलने में डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी चीज़, जो आयनों में वो वियोजित हुए होते हैं, वो जल के अणु, वो आयनों को अपनी और धनायन को भी कैप्चर कर लेते हैं, ऋणायनों को भी कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि वहाँ भी वो चलने में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। और साथ साथ एक और फैक्टर होता है, जो भी जिसमें भी हम घोलते हैं विद्युत अपघट्ट को, उसकी श्यानता अगर बढ़ती चली जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसका गाढ़ापन बढ़ता चला जाएगा, तो वो आयनों के फ्लो में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। एक और फैक्टर होता है, तीसरा, चौथा, वो है तापमान। धात्विक चालकों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ताप बढ़ाने से क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। आयनों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वो तेज़ी से गति करने लगेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ये फिजिक्स वाले लोग समझाएंगे। यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ताप अगर बढ़ाएं, और इसका मतलब ताप अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। यानी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में ताप अगर हम कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आयनों की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी चालकता बढ़ जाएगी। राइट, यहाँ तक समझ में आई। तो हमें लोगों को विद्युत अपघटनी चालक, इनकी चालकता, इनका प्रतिरोध, इनकी प्रतिरोधकता, इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, इनकी मोलर चालकता, ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, चालकत्व और मोलर चालकता। तो देखिए, यहाँ से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। जो प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा होगा फार्मूला, रो इंटू L अपॉन A। ये क्या है, प्रतिरोध। ये है प्रतिरोध, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जहाँ रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जहाँ L क्या है, लंबाई है, और A क्या है, एरिया। ये फार्मूला हम फिजिक्स से लेके आए हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी कि G1/R, ये होती है चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व, कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। एक और चीज,
ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसको हम प्रेजेंट करते हैं, ये के जैसा होता है काप्पा, काप्पा, कापा। कापा क्या होता है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, इन फार्मूलेस की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो जो प्रतिरोध होता है वो R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है, जहाँ एल लंबाई है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व या कंडक्टेंस कहते हैं। G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता या विशिष्ट चालकत्व। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक हमें पता ही है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब हम लोग बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होगा? देखिए, इस फॉर्मूला से हम विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या प्रतिरोधकता का निकल आएगा। इसका मात्रक क्या होगा? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का मात्रक आपका होगा जाके, ये प्रतिरोध का विलोम है, व्युत्क्रम है, तो ओम इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, या इसका महो, महो भी इसका मात्रक होता है। अब कापा की बात करें, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होगा जाके? ये मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें विद्युत अपघट्ट के लिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निकालनी है। देखिए, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए ये हमने कोई विद्युत अपघट्ट लिया है, यहाँ पर ये हमने एक विद्युत अपघट्ट लिया है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या है? एनोड है। ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं विद्युत अपघट्ट के विलयन में, जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, इसका जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो। L की वैल्यू यानी कि बीच की डिस्टेंस कितनी है? L 1 सेंटीमीटर है, और जो इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1, यानी R बराबर रो। विद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम 2 इलेक्ट्रोडों को 1 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएं और उनकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, वो कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर हो, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, ये हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है
वो 1 सेंटीमीटर है। इसकी एक साइड को हमने मान लिया है क्या, एनोड, और दूसरी साइड को हमने मान लिया कैथोड। एक तरफ एनोड हो गया और एक तरफ कैथोड हो गया। अब हमने किसी विद्युत अपघट्ट को इसमें भर दिया है। अब हमें ये बताइए कि ये जो विद्युत अपघट्ट इस बॉक्स में, इस कूब में भरा हुआ है, उसका आयतन क्या होगा। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका चारों जो सारी की सारी जो एजेस हैं वो कितनी हैं, 1 सेंटीमीटर हैं। तो इनका वॉल्यूम V बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 ml होता है। यानी V बराबर 1 ml। अगर विद्युत अपघट्ट का आयतन 1 ml हो, कितना हो, 1 ml हो, तो 1 ml विद्युत अपघट्ट के आयन का विद्युत अपघटन करने पर जो प्रतिरोध होता है उसे उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। 1 ml इसमें भरा हुआ है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो काय के बराबर होगा, इसके बराबर। क्योंकि देखो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने ले रखी है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये और ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये सब मिलाकर इसके काय के बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर हो जाएगा, जो कि 1 ml के बराबर होगा। यानी 1 ml विद्युत अपघट्ट के विलयन का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। इसके आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।